बहुत स्वागत है। और जैसा कि पश्चिम बंगाल का वो प्रतिष्ठित निर्वाचन क्षेत्र अर्थात नंदीग्राम, वहां पर वोटिंग चल रही है, बिल्कुल आखिरी दौर में है। और इस आखिरी दौर में जो आज सुबह से लेकर के शाम तक हुआ, उसके मायने बहुत बड़े हैं। और अब ये साफ हो चुका है कि ममता बनर्जी इस चुनाव में पूरी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नंदीग्राम में आज जो कुछ भी दिखा, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि कोई भी नेता, बड़ा नेता क्यों ना हो, लेकिन उसके कुछ प्रमुख सहयोगी और उसके कैडर पूरी मजबूती के साथ अगर उसके साथ हों, तभी चुनाव में वो किसी भी अपने बराबरी के विपक्षी को एक तगड़ा झटका दे सकती है, उनको ट्रैक और ट्रेस कर सकती है। लेकिन ये कमी ममता बनर्जी जो इस बार चुनाव लड़ रही हैं, उनके सामने दिखाई पड़ी। और आप अनुमान लगाइए कि नंदीग्राम में ही वो कैंप कर रही थी, और आज वोटिंग के दौरान अमूमन कोई मुख्यमंत्री जो इतना अपने आप को लोकप्रिय मानता हो, उसको हर एक बूथ पर जाने की दरकार पड़ रही हो, तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी या अधिकारी परिवार ने ममता बनर्जी की स्थिति को कितना मुश्किलों भरा बना दिया है, कितनी दयनीय कर दी है, आप ये कह सकते हैं। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक गांव, बयाल गांव है जो नंदीग्राम में ही है, वहां के पोलिंग बूथ पर वो बाकायदा पहुंचती हैं और बिल्कुल धरने पर बैठ जाती हैं। और वहीं से उन्होंने राज्यपाल को भी एक फोन लगाया, तो राज्यपाल धनखड़ को भी एक पोलिंग बूथ से वो फोन लगाती हैं और ये कहती हैं कि किस तरीके से उनके वोटर्स को, उनके कार्यकर्ताओं को वोट करने से रोका जा रहा है। और दूसरी तरफ वो ये भी कहती हैं कि वो 90% जनता ने हमारे पक्ष में वोट दिया है। अब ममता बनर्जी अपने ही बातों को काट रही है एक तरह से। और ये सारी घटना नंदीग्राम में होती है, जहां तक सुबह से वोटिंग की शुरुआत होती है। उसके बाद आपको जानकारी दे दूं कि शुभेंदु अधिकारी जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, ममता के पूर्व लेफ्टिनेंट अर्थात सहायक, जिनका कि या पूरे परिवार का, उनके पूरे परिवार का जो दबदबा है, आज उसी सीट पर जो चुनाव था, उसमें जब वो गाड़ी से निकलते हैं तो कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। लेकिन भाजपा के किसी कार्यकर्ता या किसी नेता के काफिले पर हमला होता है, वो इतना बड़ा मुद्दा लोग नहीं बनाते। जबकि ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी तो उसका बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, या जब कहीं वो पहुंचती हैं वहां पर नारे लगते हैं, उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। आज भी जब वो पहुंची हैं तो कुछ क्षेत्रों में जय श्री राम के नारे लगते हैं। और इसके बाद ममता जी ने अपने सख्त प्रतिक्रिया में ये बातें कही हैं कि पूरी तरीके से चुनाव आयोग उनके शिकायतों पर संज्ञान नहीं ले रहा है। और अब तो वो ये बात कह रही हैं कि वो जाएंगी और बाकायदा कोर्ट की शरण लेंगी और सीधे सीधे चुनाव आयोग जिस तरह से उनके शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसकी बात भी उठाएंगी। तो सबसे बड़ी बात है कि आज नंदीग्राम सहित जो बंगाल के 30 सीटों पर चुनाव हुआ, वहां पर जो वोटिंग प्रतिशत है वो लगभग क्लियर है कि 80% पार वोटिंग होगी। ये अब क्लियर हो चुका है, क्योंकि 72% से ज्यादा मतदान तो 3:30 बजे तक हो चुका था। और इस तरह जब बीच बीच में मतदान का प्रतिशत आता है, तो पूरा कैलकुलेशन जो है वो आधिकारिक तौर पर नहीं होता है, या एक फौरी कैलकुलेशन के आधार पर होता है। जो वोटर्स इकट्ठा होते हैं उसी के आधार पर सारे बूथ का एक पैमाना लेकर के वो निकाला जाता है। तो पहले चरण के मतदान का जो प्रतिशत था वो बाद में 84% पहुंचा था। और आज भी अगर ये बात सही है और जिस तरीके से वोटिंग हुई है, तो मतदान का प्रतिशत 80% से ज्यादा जाना तय है। और इस कदर मतदान का जो प्रतिशत बढ़ रहा है, मैं एक बार फिर ये कहना चाहूंगा कि चुनाव बहुत ही जोरदार तरीके से हो रहा है। अकेले भले ममता बनर्जी चुनाव ये लड़ रही हैं, पूरी लड़ाई अपने दमखम पे लड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता को ट्रैक एंड ट्रेस करते हुए वो निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में बीजेपी के सामने खड़ी हुई है।
अदरवाइज बीजेपी बीजेपी के प्रति जो रुझान है, जो बीजेपी के नारों और बीजेपी के वायदों और बीजेपी के नेताओं के साथ जनता कनेक्ट हुई है, चाहे वो स्थानीय नेता हो, चाहे वो प्रत्याशी हो, चाहे उनके कैडर्स का नारा हो, इन सब से जनता जिस तरह से प्रभावित हुई है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वहां पर टीएमसी का शासन था, अर्थात टीएमसी पिछले 10 सालों से जनता के बीच में थी। तो बात कुछ उल्टी सी हो गई है, लड़ाई कुछ इस तरह से हो रही है, वहां बीजेपी एक प्रमुख पार्टी के रूप में ही वो लड़ाई लड़ रही है और ममता दीदी उनको ट्रैक एंड ट्रेस कर रही हो, जबकि बात उल्टी होनी चाहिए। यही इस चुनाव का सबसे खास पहलू है जिस पर आपको ध्यान देना होगा कि 3 सीटों वाली बीजेपी लोकसभा चुनाव में आधे पर पहुंचती है और विधानसभा चुनाव होते होते स्थिति यहां तक बन जाती है कि यह कहना पड़ता है कि बीजेपी को कहां किस तरीके से ममता दीदी टक्कर दे रही है, जबकि बात उल्टी होनी चाहिए कि बीजेपी ममता बनर्जी और टीएमसी को किस तरह से टक्कर दे रही है। तो ये पूरी लड़ाई और पूरा जो समीकरण जिस तरह से उल्टा हुआ है, इसमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने जो नैरेटिव और एजेंडा सेट किया बंगाल के चुनाव को लेकर के, वो पूरी तरीके से वहां पर प्रभावी हुआ है। और उसके साथ साथ जो उनकी पैरेलल संगठन की टीम है और नेताओं की जो वहां पर जो हार्डकोर नेता हैं और चाहे जो बंगाल के लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं संगठन के स्तर पर, भले ही वो केंद्र शासन में हो, तो उन सारे नेताओं का बंगाल की जनता के साथ जो कनेक्शन हो रहा है और इसके ही साथ साथ माँ माटी मानुष पर जिस तरह से सोनार बांग्ला का कंसेप्ट प्रभावी हो रहा है, उससे निश्चित रूप से वोटिंग प्रतिशत और मतदान प्रतिशत में जो लोगों की उत्साह लोगों का जो दिख रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही। बड़ा सवाल है कि आखिर में ममता बनर्जी को उस राज्यपाल जगदीप धनखड़ को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी, जिस राज्यपाल का वो पिछले काफी समय से हर एक मौके पर पद होता है उस पद के मुखिया के साथ लगातार उन्होंने उपेक्षा और उदासीनता बरती। यही नहीं, समय समय पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपनी उस दर्द को बयां करते रहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किस तरह से ममता दीदी एक मुख्यमंत्री के तौर पर या उनके सरकार के लोग एक राज्यपाल के पद के गरिमा के साथ खिलवाड़ करते रहे। आखिर में आज दूसरे दौर में नंदीग्राम के चुनाव के दौरान वोटिंग को लेकर के ममता बनर्जी को जगदीप धनखड़ अर्थात राज्यपाल को चिट्ठी फोन क्यों करना पड़ा, और फोन भी एक पोलिंग बूथ से वो करती, जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर वो धरने पर बैठी। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं इस तरह पर धरने पर बैठने का रिकॉर्ड या तो अरविंद केजरीवाल का रहा है, किसी किसी मुद्दे पर वो बैठते हैं शासन सत्ता सरकार में रहते हुए, या ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी जो पत्ता भी न हिलने का दावा करती हैं या इस तरह की धमकियां इन्हीं चुनाव प्रचार के दौरान वो देती रही हैं। लेकिन आज वही ममता बनर्जी इस तरीके से फोन करके और अपनी लाचारी दिखा करके आखिर में जनता का या खास करके नंदीग्राम की जनता का सिंपैथी गेन करने का क्या उनका ये नायाब तरीका बहुत कारगर होगा। देखिए, एक बारगी में तो ऐसा लग सकता है कि ममता बनर्जी ने लगभग दोपहर में ये जो तथाकथित नाराजगी है या अपनी लाचारी है दिखाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि उन्हें ये लग चुका है कि नंदीग्राम में उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। ऐसे में जो उनके हार्डकोर समर्थक हैं, वोटर्स हैं, अगर वो पूरी तरीके से अपने घरों से नहीं निकले तो ये स्थिति उनके लिए बहुत खराब हो सकती है। और इसलिए ममता बनर्जी ने एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तहत, एक रणनीति के तहत उन्होंने ये लाचारी दिखाई और धरने पर बैठने का नाटक किया। हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन धरने पर एक मुख्यमंत्री को बैठना पड़ता है, वो भी अपने ही एक विधानसभा क्षेत्र में जहां से वो लड़ाई लड़ रही है। ये और बात है कि वो शुभेंद्र अधिकारी परिवार का गढ़ है और उस गढ़ में ममता दीदी अपने आक्रामक अंदाज में, अपने जिसको कहते हैं अति उत्साह और अति जो उनका कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के उन्होंने चुनाव लड़ा
और प्रधानमंत्री ने भी इस पर कमेंट किया कि लगता है कि ममता दीदी को किसी और क्षेत्र से चुनाव के अंतिम समय में आते आते अंतिम दौर के पहले ही उनको कहीं से और पर्चा भरना पड़ेगा। आखिर में ये सारी बातें तो ममता बनर्जी ही एक मौका दे रही हैं, जिससे बीजेपी एक विपक्ष की भूमिका में रहते हुए चुनावी रणनीति के तहत उन पर वार करती रही है। और आज जब उन्होंने राज्यपाल को फोन किया, एक पोलिंग बूथ पर धरने पर बैठ गई और सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं, टीएमसी के वोटर्स को सीधे सीधे रोका जा रहा है, जबकि बात बिल्कुल उल्टी है। शुभेंद्र अधिकारी के गाड़ी पर सुबह ही हमला हो जाता है और शुभेंद्र अधिकारी ने साफ साफ कहा, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो इस तरह का नाटक क्यों? बहुत जरूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये सारी स्थिति सिर्फ अपने वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा वो घरों से निकले, और उनकी कोशिश हुई कि ममता बनर्जी इस तरीके की बात करके वहां अपने वोटर्स में अति उत्साह या समर्थन में कुछ एग्रेशन लाने की भी बात सोच रही होंगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, राज्यपाल को फोन किया, क्योंकि वो राज्यपाल को केंद्र का एक तरह से भाजपा का प्रतिनिधि बताती रही और उन्हीं राज्यपाल को उन्होंने फोन करके सहायता मांगी और ये सुनिश्चित करने को कहा कि उनके साथ जो गलत हो रहा है उसको देखा जाए। ममता बनर्जी ने जब ये बात कही तो राज्यपाल धनखड़ ने भी उसका जवाब दिया और उन्होंने ट्वीट किया कि हम ये देखेंगे और ये देखा जाना चाहिए कि ममता बनर्जी की जो आपत्तियां हैं या जो चिंताएं हैं उसका एक सकारात्मक तरीके से उसका निदान निकाला जाए और देखा जाए कि वोटिंग की प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा न पहुंचाई जाए। एक राज्यपाल जो संवैधानिक पद पर है उसका निर्वहन करते हुए उन्होंने एक सही प्रतिक्रिया दी है, और उस प्रतिक्रिया के बाद अभी ममता बनर्जी नहीं मान रही है, क्योंकि वो ये सारा काम इसलिए कर रही है क्योंकि अभी चुनाव के बाद अर्थात 2 मई के रिजल्ट के बाद ममता बनर्जी, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, कि बहुत आक्रामक अंदाज में आकर के केंद्र सरकार पर हमला बोलेंगी और उन सभी मुद्दों पर जो केंद्र के विरोध में इस समय विपक्ष की तरफ से या कुछ संगठनों की तरफ से चलाए जा रहे हैं उसमें ममता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। आपको याद होगा कल मैंने एक पहलू का जिक्र किया था कि ममता दीदी ने 16 प्रमुख विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है एक साथ होने के लिए। हालांकि उस चिट्ठी पर जवाब आया है बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष का, और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ममता बनर्जी को पहले सोनिया गांधी से माफी मांगनी होगी। आखिर में किस बात की माफी मांगनी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक पार्टी विपक्ष के, खास करके कांग्रेस और तृणमूल के संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूं, इनको एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जो जिस कॉन्फिडेंस को आप ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं कह सकते। एक ऐसे महल को ये बना रहे हैं जो पूरी तरह से रेत पर है, और उसकी स्थिति हर एक चरण में दिख रही है कि वो रेत का महल किस तरीके से ऊपर से लेकर के नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी तरह से दरक रहा है। बावजूद इसके हर एक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, वो अपने अपनी अहमियत को, अपने अपनी उपयोगिता को दिखाने की कोशिश कर रही है, और सिर्फ उसके पीछे एक ही मकसद है, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने आज बंगाल में जो चुनाव प्रचार किया, उन्होंने रैलियां की, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि ममता बनर्जी का हर एक चरण में जो नया नया आरोप लगाने का तौर तरीका है उससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें लग गया है कि अब उनका किला दरक रहा है। और इसमें दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री ये सारी बातें अपने कैडर्स और अपने मेहनत और अपने जो एजेंडा और नैरेटिव सेट किया है उसके आधार पर वो बोल रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी इस पर एक रणनीतिक चाल चल के वो भाजपा के बढ़ते कदम को रोकने का प्रयास कर रही है। और यही जो उल्टा खेल हो गया है, इसी से ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखला गई हैं, और उनकी बौखलाहट बंगाल के नंदीग्राम में जो वोटिंग प्रतिशत है उससे भी साफ साफ जाहिर होता है। मैं आपको, हो सकता है कि रात में भी इस मुद्दे पर बात करूं, लेकिन इतना तय मानिए कि वोटिंग का प्रतिशत 80% से ज्यादा होगा, और हो सकता है कि ये वोटिंग प्रतिशत 84-85% तक चला जाए। इसके मायने ये हैं कि नंदीग्राम में दोनों तरफ से वोटर्स निकले हैं,
और पूरी तत्परता से, पूरी तन्मयता से वोटर्स ने अपनी भूमिका अदा की है। साथ ही साथ कार्यकर्ता भी बूथ तक अपने वोटर्स को लेकर गए हैं और उसमें एक नई रणनीति के तहत ममता बनर्जी ने ये सारी बातें कहने की इसलिए कोशिश की क्योंकि उन्हें अपने वोटर्स और अपने समर्थकों में अति उत्साह भरना था, यहां तक कि उनको आक्रामक होने के लिए प्रेरित करना था। इसलिए ममता बनर्जी जानबूझ करके एक पोलिंग बूथ पर एक तरह से धरने पर बैठी। उन्होंने राज्यपाल धनखड़ को फोन किया, चुनाव में गड़बड़ियां फैलाने का आरोप लगाया और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये देखा जाए कि कैसे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, टीएमसी के वोटर्स को रोका जा रहा है। बहुत बड़ी बात ममता ने कहने की कोशिश की और आज ये चुनाव लगभग शांतिपूर्ण अभी फिलहाल हो रहा है। कुछ ही समय बचे हैं, मुश्किल से 1 घंटे का समय अब बचा हुआ है। इस समय के बीतने के बाद ये तय हो जाएगा कि नंदीग्राम में ममता दीदी ने लास्ट या वहां पर कुछ ना कुछ बड़ा बवाल करने और कराने की डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोशिश की, जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनको नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ये किया। इससे साफ जाहिर होता है कि दूसरे चरण के इस महत्वपूर्ण चुनाव में जो नंदीग्राम, जिसका प्रतीक, हम 30 सीटों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हालांकि हर जगह मतदान का जो प्रतिशत है वो 3 बजे तक 72% से ज्यादा हो चुका था। दूसरी तरफ आसाम में भी 65% से अधिक मतदान हो गया था, लेकिन आसाम से इस तरीके से सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेताओं की तरफ से कोई वार प्रतिवार इस कदर नहीं हो रहा है। हाँ, सब अपने अपने मतदाताओं को, अपने अपने वोटर्स को बूथ तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखे, लेकिन नंदीग्राम जो पूरे इस दौर के चुनाव में एक प्रतीक बना था, वहां आज ममता धरने पर बैठी, राज्यपाल को फोन किया और यह भी सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री किस हैसियत से चुनाव के दिन, वोटिंग के दौरान वो राज्य में आकर के, बंगाल में आकर के रैली कर रहे हैं। ये शायद ममता भूल गई, जो कि संवैधानिक तौर पर कहीं से भी कोई गलत काम नहीं है। वोटिंग का जो नियम है, जो इलेक्शन कमीशन का नियम है, उसके मुताबिक भी किसी भी आचार संहिता या किसी भी नियम का ये दुरुपयोग नहीं है कि वोटिंग का जो दायरा है वो बहुत बड़ा होता है। उनकी जो रैली थी वो उस क्षेत्र से दूर थी और ऐसा बिहार में या देश के अन्य राज्यों में जहां भी चुनाव होता रहा है, ये दिखता रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं, कोई भी नेता उन क्षेत्रों से दूर, अगर राज्य के किसी दूसरे भाग में वो जाकर के वहां पर रैलियां करता है, बोलता है। ममता दीदी भी ये जानती हैं, लेकिन इस अनर्गल प्रलाप को भी आज उन्होंने एक मुद्दा बनाया कि प्रधानमंत्री वोटिंग के दिन रैली क्यों करते हैं। वोटिंग के दिन रैली क्यों करते हैं, एक बड़ा सवाल। जगदीप धनखड़ जो कि वहां के राज्यपाल हैं, वो ममता दीदी के वोटर्स को बूथ तक सिक्योर तरीके से पहुंचाए, ये भी ममता बनर्जी ने राज्यपाल से अपेक्षा की। उस राज्यपाल से, जिस राज्यपाल का समय समय पर वो कहीं से भी उनके खिलाफ या उनका अपमान करने का कोई भी मौका वो नहीं छोड़ी। और साथ ही साथ एक मुख्यमंत्री होकर के जो 10 सालों से एक राज्य को बाकायदा चलाने का दावा करती हैं, तीसरी बार चुनाव जीत करके वहां पर मुख्यमंत्री बनने का दावा करती हैं, वहां एक पोलिंग बूथ पर जाकर के वो धरने पर बैठती हैं और धरने पर बैठ करके अनर्गल प्रलाप करती हैं। इस प्रलाप के मायने सिर्फ और सिर्फ इतने हैं कि वोटिंग के दिन भी नंदीग्राम में कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये साफ दिखे कि भाजपा जबरन जानबूझ करके अपने टीएमसी के वोटर्स को प्रभावित करने की या उनको रोकने की कोशिश की, और इसका फायदा वो न सिर्फ नंदीग्राम में लें, बल्कि उन 30 सीटों पर जहां चुनाव हो रहे हैं वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं को और उनके वोटर्स को पूरी तरह से वो कलेक्टिव भाव से वो सामने आए और बूथों पर जाएं, और साथ ही साथ अगले चरण में भी ममता बनर्जी को एक सिंपैथी मिले। तो खेला होने के तहत ये जो पार्ट था आज नंदीग्राम में धरने पर बैठने का और वहां से कुछ बातें बोलने का, उसका मतलब साफ है कि ममता बनर्जी चाहे कितना दांव आजमा ले, लेकिन अब उनकी राहें आसान कतई नहीं रह गई हैं। और नंदीग्राम में तो आज उन्होंने जो कुछ भी बेबसी और लाचारगी दिखाने की कोशिश की है,
उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाला समय अर्थात 2 मई उनके लिए शुभ संकेत तो कतई कतई नहीं दे रहा है। लाइव में इतना ही। अगर आपको लाइव पसंद आया तो प्लीज हार्टक इंडिया पर आप हमें फॉलो करें फेसबुक पर, और हमारे यूट्यूब चैनल हार्टक इंडिया को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।